नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में ईपीएस 95 हायर पेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही गंभीर बात पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको डिस्प्ले के ऊपर एक एसएमएस देखने को मिल रहा होगा। ये मैसेज ईपीएफओ ने बहुत सारे सीनियर सिटीजन को भेजा है, जिसमें लिखा हुआ है कि 31 जनवरी तक अगर आपका हायर एप्लीकेशन फॉर्म आपके एम्प्लॉयर ने ईपीएफओ को फॉरवर्ड नहीं किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट मानी जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जून जुलाई 2023 के आसपास ईपीएफओ में हायर पेंशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया गया था। उसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के बाद एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन होने के बाद एप्लीकेशन को एम्प्लॉयर द्वारा पीएफ ऑफिस को सबमिट करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ ईपीएफओ का कहना है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो एम्प्लॉयर ने फॉरवर्ड ही नहीं किया है और अगर 31 जनवरी तक वो एप्लीकेशन उनके पास नहीं पहुंचता है, ईपीएफओ तक नहीं पहुंचता है, तो ईपीएफओ उन एप्लीकेशनों को रिजेक्ट मान के आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि हायर पेंशन उन सभी पेंशनरों को नहीं मिलेगा जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ईपीएफओ द्वारा, जिनका एप्लीकेशन एम्प्लॉयर ने फॉरवर्ड नहीं करे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ईपीएफओ आपको ये मैसेज भेज रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पहला कारण हो सकता है कि आपने जो एप्लीकेशन भरा था, एप्लीकेशन भरने के बाद आपने सबमिट किया था, तो सबमिट करने के बाद आपके एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉयर ने एक भी बार उस फॉर्म को पीएफ ऑफिस के पास सबमिट नहीं किया। पहला कारण ये हो सकता है। और दोस्तों दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म आपके एम्प्लॉयर के पास गया, एम्प्लॉयर ने उसे वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद पीएफ ऑफिस को सबमिट कर दिया। तो ईपीएफओ ने उस फॉर्म के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया, कोई डिटेल मिसमैच या किसी और कारण से, या कोई डॉक्यूमेंट्स और मांगा हो, इस वजह से उन्हें ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने ऑब्जेक्शन को लेकर उन्हें वापस एम्प्लॉयर के पास भेज दिया उस फॉर्म को, ताकि एम्प्लॉयर जो भी डिटेल यहाँ पे गलत है उसको सही करे और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है ईपीएफओ को, जो ईपीएफओ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर से लेकर दोबारा से फॉर्म ईपीएफओ को सबमिट करें। तो दोस्तों ये दो कारण है जिस कारण से आपके पास ये एसएमएस आ सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी ईपीएस 95 हायर पेंशनर है उनके सामने ये मुसीबत आ चुकी है कि अब वो क्या करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप सभी पेंशनरों को ये जानना जरूरी भी है। क्या जो मैसेज एम्प्लॉयज को भेजा जा रहा है, क्या सेम मैसेज ईपीएफओ एम्प्लॉयर को भी भेज रहा है या नहीं भेज रहा है? क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी फॉर्म पहुंच चुके हैं और जो फॉर्म ईपीएफओ के पास एम्प्लॉयर ने सबमिट किए थे और उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि था, कोई गड़बड़ी थी, तो ईपीएफओ ने वो फॉर्म भी एम्प्लॉयर को ही वापस भेजे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि इस फॉर्म में जो भी दिक्कत था उस दिक्कत का सोल्यूशन करे, या जो फॉर्म उन्होंने आगे पीएफ ऑफिस को फॉरवर्ड नहीं किया है उसको सही करके पीएफ ऑफिस को फॉरवर्ड करें। और दोस्तों ईपीएफओ के पास वे सभी राइट्स हैं, ये सभी अथॉरिटी है कि वे नोटिस जारी करके एम्प्लॉयर से जवाब ले सकते हैं कि भाई मेंबर के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ईपीएफओ के ऑफिस तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ईपीएफओ ये सब करने की बजाय बेचारे साधारण से एम्प्लॉय को एसएमएस करके कहता है कि आप लोग अपनी कंपनी के पास जाइए, अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कि आपका फॉर्म वो पीएफ ऑफिस को सबमिट करे, आगे प्रोसेस करें। क्या दोस्तों आप लोगों को ये सही लग रहा है? मुझे तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत लगा। अगर आप लोगों को सही लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों फॉर्म तो जो है पेंशनरों ने भर दिया, हायर पेंशनरों ने अपना फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के सबमिट किया और अब एम्प्लॉयर के पास जो पेंडिंग पड़ा हुआ है फॉर्म, उसे पीएफ ऑफिस किस प्रकार से हासिल करेगा? वो पीएफ ऑफिस के पास ही अथॉरिटी है कि वो नोटिस दे के या किसी और तरीके से वो पीएफ ऑफिस वाले उनसे फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक साधारण से एम्प्लॉय को आप बोलेंगे कि आप खुद जाके कंपनी से कॉन्टेक्ट की करके हमें जो है डिटेल उनको बोलिए सेंड करने के लिए, तो दोस्तों ये मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। दोस्तों इससे अच्छा होता कि ईपीएफओ सीधा सीधा जो है एम्प्लॉयर को नोटिस देता और एम्प्लॉयर को नोटिस देकर उनसे कहता कि हमारे रिकॉर्ड में दिख रहा है कि इतने फॉर्म आपके कंपनी में काम करने वाले मेंबरों द्वारा सबमिट किया गया है हायर पेंशन के लिए, और इनमें से जो कुछ फॉर्म पहुंच चुके हैं और कुछ फॉर्म हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, या सारे फॉर्म हमारे पास नहीं पहुंचे हैं।
या फिर कुछ त्रुटि होने के कारण हमने वो फॉर्म आपको फॉरवर्ड वापस किए थे, लेकिन आपने दोबारा उस फॉर्म को सही करा के हमें वापस नहीं दिया। आप हमें दोबारा से जल्द फॉर्म सबमिट कीजिए। इस तरह से भी वो एम्प्लॉयर को कह सकते थे। तो दोस्तों डाटा जो है ईपीएफओ के पास बिल्कुल क्लियर है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने एप्लीकेशन रेंज किए थे, लेकिन नोटिस जो है एम्प्लॉयर को देने के बजाय मेंबर को दिया जा रहा है, पेंशनरों को दिए भेजा जा रहा है। अब यहाँ आप ही बताइए कि किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, एक ऐसे पीएफ मेंबर की जो रिटायर हो चुके हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर पीएफ ऑफिस वालों की जो एक्चुअली फोर्स कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये ईपीएफओ जो पेंशनरों को एसएमएस भेज रहा है, ये तरीका मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जो पेंशनर है वो रिटायर हो चुके हैं और वो किसी और शहर में नौकरी कर रहे थे। अब उस शहर को छोड़कर अपने शहर में वापस आ चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, या फिर उनके बच्चों ने कहीं और जॉब कर ली है और वहाँ से अपने उस शहर जिस शहर में वो नौकरी कर रहे थे वहाँ छोड़कर किसी और शहर में अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, वो कैसे जो है अपने कंपनी से कांटेक्ट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, एम्प्लॉयर का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में जो पीएफ मेंबरों ने फॉर्म सबमिट किया था वो फॉर्म उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कैसे अपने कंपनी से कांटेक्ट कर पाएंगे। बुजुर्ग आदमी कहाँ तक घूम के अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कराएंगे। ये पीएफ ऑफिस की थोटी थी, पीएफ ऑफिस की कमी है। पीएफ ऑफिस को ये कहना चाहिए था उस कंपनी को, क्योंकि पीएफ ऑफिस का सारा रिकॉर्ड है, जो कंपनी बंद हो चुका है उसका भी रिकॉर्ड है, जो कंपनी चालू है उसका भी रिकॉर्ड है, हर चीज का रिकॉर्ड पीएफ ऑफिस के पास पड़ा हुआ है। तो पीएफ ऑफिस को कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए ना, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना चाहिए ना। ऐसे में ये थोड़ा कहना चाहिए कि आप मेंबर को बोलोगे कि मेंबर खुद जाकर जो है ये चीज करे। ऐसा कैसे कर पाएंगे वो? अब एक टाइम था, उस टाइम वो कर पाते थे, अब बुजुर्ग आदमी कहाँ कहाँ चक्कर लगाते घूमेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में फॉर्म लेने की डेट खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भी एम्प्लॉयर को 3 बार मौका दिया गया था। पहला मौका सितंबर 2023 में, दूसरा मौका मिला था दिसंबर 2023 में और 2024 में, जहां पर एम्प्लॉयर फॉर्म के ऊपर एक्शन लेकर डिटेल अपलोड करके आगे बढ़ सकता था। और दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन जो एम्प्लॉयर के द्वारा आगे बढ़ाए भी गए थे, उस पर ईपीएफओ ने तुरंत एक्शन लेकर, जो कुछ गड़बड़ी मिली थी तुरंत एक्शन लेकर एम्प्लॉयर को वापस कर दिया। ये त्रुटि है, इसको सही करवा के आप हमें रिटर्न फॉर्म को सबमिट कीजिए, हमारे पास दोबारा से फॉर्म सबमिट कीजिए, ये डिटेल हमें चाहिए, डिटेल दे के फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लेकिन एम्प्लॉयर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और उन्हें वापस पीएफ ऑफिस को सबमिट नहीं किया। 1 साल का समय दिया गया, लेकिन 1 साल के समय में भी वो फॉर्म वापस ईपीएफओ के पास नहीं गया। अब दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयर को 1 साल का समय दिया गया था एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए। अब जब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन ईपीएफओ को नहीं मिली तो ईपीएफओ ने क्या किया, एसएमएस जो है एम्प्लॉय को भेजना स्टार्ट कर दिया। और समय कितना दिया गया है, 1 महीना, यानी कि 1 महीना के अंदर में आपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए और उनको फॉर्म सबमिट करने के लिए उनको जबरदस्ती कहिए कि हमारा फॉर्म सबमिट किया जाए। मतलब दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयर को टाइम दिया गया 1 से 1.5 साल का, और ईपीएफओ ने खुद टाइम लिया 1.5 से 2 साल का। और जब यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की बारी आई तो मेंबर को, पेंशनर को टाइम दिया गया 1 महीने का। दोस्तों ये क्या तरीका हुई, आप खुद सोच के देखिए ये क्या तरीका हुई। जो आपका जब फॉर्म रिजेक्ट होने की बारी आई तो उनको 1 महीना का टाइम दिया गया कि 1 महीना के भीतर ही आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए और फॉर्म सबमिट कराइए। अब दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, तो दूसरा मुद्दा आता है जो कंपनी बंद हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जो है आपके रिटायर होने के बाद, हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हो, सरकार के द्वारा बैंकर डिक्लेयर कर दिया गया हो। अब उन कंपनियों के पास जो फॉर्म गया है वो फॉर्म आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ ने जो नियम बनाया था कि आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म जो है आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद एम्प्लॉयर हमारे पास फॉर्म भेजेगा। उसके बाद अगर हमें कुछ लगता है कि हमें इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग करनी चाहिए या कोई त्रुटि है तो हम दोबारा से एम्प्लॉयर के पास भेजेंगे, और एम्प्लॉयर ही आपकी त्रुटि को सोल्व करके फिर से ईपीएफओ को फॉर्म सबमिट करेगा। लेकिन जो कंपनी बंद हो चुका है, अस्तित्व में नहीं है, वो कहाँ से फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेगा ईपीएफओ, या बस फिर पेंशनरों को मैसेज भेजे जा रहे हैं, भाई हम आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपका फॉर्म हमारे तक नहीं पहुंचा है।
भाई ईपीएफओ के पास डाटा है, उनको पता है कि कौन सी कंपनी चल रही है, कौन सी कंपनी बंद हो चुकी है। ऐसे में जो कंपनी बंद हो चुकी है, कम से कम उस फॉर्म को तो ईपीएफओ को अपने पास ही डायरेक्ट लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कंपनी को अथॉरिटी दिया गया, लेकिन यहाँ पे जब एम्प्लॉयर है ही नहीं, कंपनी बंद हो चुका है, तो ऐसे में अब पीएफ मेंबरों का फॉर्म आगे कैसे बढ़ेगा, क्या प्रोसेस होगा। अब दोस्तों तीसरी बात जो है वो ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ने 2-3 कंपनियों में शिफ्ट होने के बाद पेंशन के हकदार बने हैं और वो पेंशन लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। अब ऐसे में किसी का फॉर्म जो है एक एम्प्लॉयर के पास अगर फंस गया, तो उनका फॉर्म कैसे सबमिट होएगा और उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म किस एम्प्लॉयर के पास फंसा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने कंपनी ए में काम किया, उस कंपनी को छोड़ दिया, फिर कंपनी बी में काम किया, उस कंपनी को छोड़ दिया, और फिर सी में काम किया, वहां पे छोड़ दिया। अब ये 3 कंपनियों में आपने तो काम कर लिया और आपने तीनों कंपनी को जोड़ के पेंशन प्राप्त किया। अब जब आपने फॉर्म भरा होगा हायर पेंशन के लिए, तो सबसे पहले फॉर्म जो है आपके ए कंपनी के पास जाएगा, उसके बाद बी कंपनी के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उसके बाद सी कंपनी के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उसके बाद पीएफ ऑफिस को सबमिट किया जाएगा। तो अब अगर आपका फॉर्म ए के पास या बी के पास या सी के पास, किसके पास फंसा हुआ है, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर ईपीएफओ सारा काम एम्प्लॉयर से क्यों नहीं करवा रहा है, वो क्यों एम्प्लॉय के पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये लोग जाएं और दर दर की धक्के खाएं, लोगों के हाथ पैर जोड़े और अपना फॉर्म आगे बढ़वाए। भाई सरकार ने ईपीएफओ को वेलफेयर के लिए बनाया था, सोशल टॉर्चर के लिए नहीं बनाया था। और दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे ईपीएफओ की हरकतें चल रही है ना, इससे यही लग रहा है कि बस ईपीएफओ चाहता है कि किसी तरह से पीएफ मेंबर ने जो फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए, हायर पेंशन ना दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबरों ने हायर पेंशन की उम्मीद छोड़ दी है, और जब इस तरह का एसएमएस ईपीएफओ द्वारा भेजा जाएगा तो जो भी उम्मीदें बची हुई है वो उम्मीदें भी टूट जाएगी। यहाँ पे एक गलती किसकी है, एम्प्लॉयर की गलती है, और पीएफ ऑफिस जो है थोप किस पे रहा है, एम्प्लॉय पे। यहाँ पे पीएफ ऑफिस को जो है एम्प्लॉयर पर एक्शन लेना चाहिए था, उनसे ये काम करवाना चाहिए था कि आप फॉर्म जल्द से जल्द हमें सबमिट को करो। ये नहीं कि पीएफ ऑफिस वाले जो है मैसेज कर रहे हैं एम्प्लॉय को, भाई आप जाओ अपनी कंपनी से बात करो और उसके बाद हमें जो है फॉर्म सबमिट करवाओ, तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक सोशल वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि सीनियर सिटीजन की मदद की जाए, उनको हायर पेंशन दी जाए, और खैरात में नहीं बांटनी थी हायर पेंशन, उनके लिए डिमांड लेटर दे के उनसे पैसे वापस लेना था और उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करके उनको हायर पेंशन भी देना था। दोस्तों इसको लेकर क्या समाधान है, तो समाधान केवल एक ही है कि आपको अपने कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना होगा और उनको ये बताना होगा कि भाई हमारा जो है फॉर्म आगे प्रोसेस कीजिए। इसके अलावा और कोई दूसरा सलूशन नहीं है। बाकी दोस्तों आगे ईपीएफओ इस डेट को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, अगर डेट आगे बढ़ता है तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आप लोगों को जरूर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ईपीएफओ, ईपीएस 95 पेंशन और दोस्तों ईएसआई से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।